किसी सिस्टम को डिफाइन करने का मेन पार्ट होता है कि अगर कोई तुम्हें बताए कि सिस्टम अभी कैसा दिख रहा है, तो तुम उस इंफॉर्मेशन की मदद से ये बता पाओ कि व्हाट इट इज गोइंग टू लुक लाइक लेटर। एंड इस लुक लाइक का एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब होता है सिस्टम की कंडीशन क्या है। कंडीशन का मतलब हो सकता है कि उसकी लोकेशन क्या है, अगर उसमें पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है, उनकी वेलोसिटी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, एक्सेट्रा। इसी सिस्टम की स्टेट बताने के लिए तुम बहुत सारी चीजें बता सकते हो। हर चीज स्टेट में कंसिडर की जाती है, बट हम चीजों को सिंपल रखना चाहते हैं। और सिंपल रखने के लिए हम कोशिश करते हैं स्टेट को एक मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल से बताना, और ये लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिनकी मदद से हम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं उनको कहा जाता है स्टेट वेरिएबल्स। और द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स आर नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। और अ क्लासिकल मैकेनिकल सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उस केस में हमारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं पोजीशन और वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इन दो पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है और उनकी वेलोसिटी क्या है, तो तुम पूरा फ्यूचर बता सकते हो उनका कि वो कहाँ जाने वाले हैं। वो न्यूटन के लॉस को फॉलो करेंगे, फॉलो करते हुए अपना पाथ डिस्कवर करेंगे। पोजीशन और वेलोसिटी की मदद से स्टेट डिफाइन कर लिया, हम उससे पूरा फ्यूचर बता सकते हैं इस सिस्टम का। बट देयर आर टू प्रॉब्लम। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट इफ कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है हमारे सिस्टम में, जैसे कि ग्रेविटी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर वो दोनों पार्टिकल्स फॉर सम रीजन किसी रोप से कनेक्टेड है, किसी रॉड से कनेक्टेड है, या फिर व्हाट इफ दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं आपस में, तब क्या होगा? टू आंसर द फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट वी कॉल अ कंस्ट्रेंट इन द सिस्टम। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। रुकावट का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, लाइक तुमने दोनों पार्टिकल्स को किसी रॉड से कनेक्ट कर दिया, किसी रोप से कनेक्ट कर दिया, उस केस में तुम्हारे पार्टिकल्स के स्टेट वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर तुमने दोनों पार्टिकल्स को रोप से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस रोप लेंथ के बराबर हो सकती है। कि ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, बट जब वो रोप लेंथ के बराबर की डिस्टेंस पे आ जाएंगे एक दूसरे से, उसके बाद वो दूर नहीं जा सकते हैं, फिर उनको वापस आना पड़ेगा टेंशन फोर्स की वजह से। तो हमने एक डिफाइन किया रिलेशन। इस रिलेशन को कहा जाता है कंस्ट्रेंट, जिसको तुम मैथमेटिकली दिखा सकते हो इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन यहाँ पे को होगी, अगर पहले पार्टिकल की पोजीशन r1 है, दूसरे की r2 है, तो मॉड r1 माइनस r2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रो। तो जब हम इस सिस्टम को डिफाइन करने जाएंगे तो हमारे पास एक एडिशनल रिलेशन आ गया जो अपने अंदर इस कंस्ट्रेंट को डिफाइन करता है, और उसकी मदद से हम सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं आगे जहां भी हम इसकी जरूरत पड़े। एज पर द फोर्स पार्ट, जहां तुम्हारे पास एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट करें, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसी, तो उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं लैग्रांजियन के अंदर हमारे पोटेंशियल की मदद से। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स को हम एज अ पोटेंशियल दिखा सकते हैं और उसको फिर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे लैग्रांजियन में, जिसकी वजह से वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। एज फॉर द इंटरैक्शन पार्ट, जहाँ पे वो दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास लॉज फॉलो होते हैं, जो स्पेसिफिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिनकी मदद से हम सिस्टम को आगे को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हेन वी नो द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम, इट्स टाइम टू फाइंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि सिस्टम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। अगर मैं तुम्हें बताऊं सिस्टम अभी ऐसा है, उसकी पोजीशन ये है, वेलोसिटी ये है, तो अब क्या होगा? मैंने तुम्हें बताया ये पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तुम्हें बताया इनकी वेलोसिटी यहाँ पॉइंट कर रही है, तो अब सिस्टम कहाँ जाएगा और कैसे आगे बढ़ेगा? इवोल्यूशन तुम्हें अगली स्टेट नहीं बताता है, इवोल्यूशन तुम्हें बताता है कि अंडर अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस कैसे तुम्हारा सिस्टम आगे बढ़ेगा किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से। तो एज ऑलवेज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, डायनामिकल इक्वेशन। इवोल्यूशन मुझे बताने वाला है कि कैसे सिस्टम चेंज होने वाला है, तो ऑब्वियसली ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स आर रिलेटेड टू चेंजेस। वो तुम्हें बताते हैं कि कोई एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। इसलिए हमारी इवोल्यूशन की इक्वेशन, द डायनामिकल इक्वेशन, विल बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमें बताएगी कि हमारे स्टेट वेरिएबल्स टाइम के साथ कैसे चेंज। सो हम कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ इवोल्यूशन? यहाँ काम आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हमसे कहता है कि कोई भी सिस्टम यूनिवर्स का कहीं भी हो वो इस तरीके से इवॉल्व करता है कि एक क्वांटिटी कॉल्ड द एक्शन ऑफ द सिस्टम रिमेन मिनिमम ड्यूरिंग इवोल्यूशन। कि अगर तुम्हारा सिस्टम यहाँ से यहाँ इवॉल्व किया, उस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया, तो इस तरीके से जाएगा, उस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, such that the action of the system becomes minimum. For example, मान लो तुम्हें अपने घर से कहीं घूमने जाना है, बाहर ट्रैवल करने जाना है, तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए। तुम पैदल जा सकते हो, तुम बस से जा सकते हो, तुम बाइक से जा सकते हो, तुम कार से जा सकते हो, या फिर अगर तुम्हें जल्दी जाना है तुम प्लेन से या ट्रेन से भी जा सकते हो।
अगर तुम्हें पैसे बचाने, तुम्हें एक्सपेंस को कम मिनिमम रखना है अपना, तो तुम कोशिश करोगे तुम पैदल जाओ या फिर तुम बस के थ्रू जाओ। बट व्हाट इफ तुम्हें टाइम मिनिमाइज करना है कि तुम्हें चाहिए तुम कम से कम टाइम में वहां पहुंच पाओ, वे भी कोशिश करोगे तुम प्लेन से या ट्रेन से जा पाओ ताकि तुम ज्यादा जल्दी पहुंच पाओ। या फिर तुम्हें टाइम और एक्सपेंस दोनों को ऑप्टिमल रखना है तो तुम कोशिश करोगे तुम कार या बाइक से जाओ, जिस केस में तुम्हारे पास दोनों चीजें ऑप्टिमाइज हो जाएंगी। सिमिलरली हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहता है और वहां जाने के उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं कि वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो सकता है। ये दो पार्टिकल्स इधर से किसी और सिचुएशन में तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से जा सकते हैं। बट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हमें कहता है कि हमारा सिस्टम इस तरीके से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा सच दैट उसका एक्शन मिनिमम रहे। एक्शन उसका एक्सपेंस उसकी मनी जैसा है जिसको मिनिमाइज रखना है कि मैं कम से कम एक्सपेंस करूं। एंड व्हाई एक्शन यू आस्क? वेल, इसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है कि दो पास के बीच में हमेशा एक्शन क्यों मिनिमम रहना चाहिए। तुम्हें इसके बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिल सकते हैं, बट कोई एक सेटिस्फैक्टरी आंसर तो मेरे को ऐसा मिला नहीं इंटरनेट पे या कहीं पे वो भी। बट एक्शन होता क्या? मैथमेटिकली इन इट्स मॉडर्न फॉर्म एक्शन को दिखाया जाता है S इक्वल्स इंटीग्रल T माइनस V dt से, जहाँ T है काइनेटिक एनर्जी, V है पोटेंशियल एनर्जी, and action is an integral over T minus V dt. Although this is not a general expression of action. एक जनरल एक्शन को दिखाया जाता है S इक्वल्स इंटीग्रल L dt से, जहाँ L है Lagrangian ऑफ द सिस्टम एंड L हैपेंस टू बी इक्वल टू T माइनस V। जैसे हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं ना P इज इक्वल्स टू mv से, या फिर हम फोर्स को डिफाइन करते हैं F इक्वल्स ma से, वैसे ही हम एक्शन को भी डिफाइन करते हैं S इक्वल्स इंटीग्रल L dt से। इट्स अ फॉर्मूला, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बट एक्शन का ऐसा कोई इंट्यूशन नहीं है हमारे पास। एक्शन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इट्स काइंड ऑफ एनर्जी कंटेंट। ये रिलेट करता है एनर्जी कंटेंट हैमिल्टोनियन से, बट ये एग्जैक्टली एनर्जी कंटेंट भी नहीं है। एक्शन का ये फॉर्म क्यों होता है इंटीग्रल L dt? द थिंग इज एक्शन ओरिजिनली ऐसा नहीं था। एक्शन की ओरिजिनल डेफिनेशन अलग थी, बट ये टाइम के साथ इसको जब चेंज किया गया, चेंज करके हमें फाइनल फॉर्म मिली। और ओरिजिनली भी ये एक्शन आउट ऑफ थिन एयर निकाला गया था। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये ऐसा क्यों है या फिर ये इस तरीके से क्यों है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन को ट्रू माने तो हमें पता है कि हमारा S मिनिमम होना चाहिए ड्यूरिंग इवोल्यूशन। अगर मेरे को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, यहाँ से वहां जाते टाइम एक्शन को मिनिमम रहना पड़ेगा। और अगर तुमने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स पढ़े हैं तो तुम्हें पता है कोई भी फंक्शन मिनिमम तब होता है जब उसका डेरिवेटिव 0 होता है। मतलब कि अगर मेरे पास S एक फंक्शन है और मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं तो वो डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, तभी वो एक्शन मिनिमम होगा। मिनिमम पॉइंट के अराउंड एक्शन का डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं del S इक्वल्स 0 फॉर सम S, ठीक है, फॉर एनी S की वैल्यू del S इक्वल्स टू 0 में पुट करूं तो मुझे पता है इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन आर लीनियर फंक्शंस, और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि तुम इनको इंटरचेंज कर सकते हो कि पहले इंटीग्रेशन करना है पहले डिफरेंशिएशन करना है, ये तुम चूज कर सकते हो। इसीलिए मैं इंटीग्रल को बाहर लाके डेल को अंदर भेज सकता हूँ, तो इट विल बिकम del S equals to integral del of L dt which is equals to 0. Now हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा चेंज इन टाइम 0 है। अगर मेरे को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो वो जो टाइम लगेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने, वो टाइम चेंज नहीं हो सकता है। दैट टाइम मस्ट रिमेन द सेम। कि मेरे इवोल्यूशन का टाइम सेम रहना चाहिए। पाथ अलग अलग हो सकते हैं कि मैं अलग अलग तरीके से यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ, बस एक कंसिडर रहेगा कि मेरा टाइम सेम रहना चाहिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए हर पाथ के लिए। इसलिए हम del ऑफ dt को 0 मान सकते हैं, और उस केस में हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन बनता है वो बनता है del S इक्वल्स इंटीग्रल del L dt विच इज इक्वल्स टू 0। लैग्रांजियन जैसे मैंने बताया क्लासिकल सिस्टम के लिए T माइनस V की फॉर्म मिलता है, एंड लैग्रांजियन बाय डेफिनेशन डिपेंड करता है पोजीशन पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। स्टेट वेरिएबल से डिपेंड करता है हमारा लैग्रांजियन। तो कोई भी जनरल लैग्रांजियन L इक्वल्स टू L एज अ फंक्शन ऑफ Q डॉट एंड T, जहाँ Q है हमारे स्टेट वेरिएबल्स, Q डॉट है हमारे डेरिवेटिव्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, T है हमारा टाइम। तो अगर मैं del L निकालना चाहूँ, जो मेरे को निकालना है, तो del L निकालने के लिए मैं यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज करूंगा, और उसके बाद मेरा फॉर्म आएगा इंटीग्रल ऑफ del L dt इक्वल्स इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू Q del Q प्लस डेरिवेटिव ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू Q डॉट del Q डॉट प्लस डेरिवेटिव ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू टाइम del T होल dt। मैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे को पहली कंडीशन ये लगाऊंगा कि del T हमारा 0 है, क्योंकि हमने मान रखा है दोनों पाथ के बीच का टाइम डिफरेंस सेम आना चाहिए। प्लस मैं यहाँ पे को बाय पार्ट्स का लॉ लगाऊंगा, थोड़ा सॉल्व करूंगा, मैं स्क्रीन में लगा दूंगा इफ मेरे पास होगा तो मेरे पास फाइनली आता है पार्शियल इंटीग्रल ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू Q माइनस d by dt ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू Q डॉट होल dt इज इक्वल्स टू 0। एंड ये ट्रू होना चाहिए हर आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ del Q के लिए।
तो फिर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। देयरफॉर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन। और यही है हमारी इक्वेशन ऑफ इवोल्यूशन। वेट, मैंने कहा था कि इक्वेशन ऑफ इवोल्यूशन स्टेट वेरिएबल्स का चेंज बताएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ये तो लैग्रांजियन का चेंज बता रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ सी, हमारा लैग्रांजियन सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जब मैं इसमें लैग्रांजियन को पुट करूंगा तो ये इक्वेशन स्टेट वेरिएबल का चेंज बताएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लैग्रांजियन की मदद से स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब है मैं अपने सिस्टम को लैग्रांजियन की मदद से डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मेरे को कोई भी सिस्टम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो मुझे उसका लैग्रांजियन फाइंड करना है। और अगर मैंने उसका लैग्रांजियन फाइंड कर दिया तो ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन की मदद से मैं इक्वेशन ऑफ इवोल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो का मतलब मैं एल की मदद से सिस्टम को डिफाइन कर सकता हूँ एक मैथमेटिकल फॉर्म में। तो मेरे सिस्टम का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है लैग्रांजियन। किसी भी सिस्टम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसका लैग्रांजियन होता है। मैं चाहे क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम लिखूं, चाहे क्वांटम फील्ड थ्योरी का सिस्टम लिखूं, चाहे क्लासिकल सिस्टम लिखूं, मैं किसी भी सिस्टम को मैथमेटिकली अगर दिखाना चाहता हूं उसको इन इट्स एंटायरिटी, तो मैं उसको उसके लैग्रांजियन की मदद से दिखा सकता हूँ। हाउ कूल इज दैट? नाउ ऑल वी हैव टू डू इज अप्लाई दिस पर्टिकुलर सिस्टम ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि ये कैसे काम करता है। सो लेट्स अप्लाई दिस टू वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम, हमारे पास एक स्प्रिंग है, एक मास है जिसको तुम पुश कर रहे हो और वो ऑसिलेट कर रहा है एक पॉइंट के अबाउट। ओके, लैग्रांजियन मैकेनिज्म में हमें सबसे पहले अपना लैग्रांजियन लिखना। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और v को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स डॉट। एक्स डॉट का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x। हमारा पहला टर्म हो गया हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। व्हेन इट कम्स टू पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हमारे पास फोर्स है F इक्वल्स माइनस के एक्स, द रिस्टोरिंग फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके केस में पोटेंशियल लिख सकते हैं v इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल f डॉट dx या f dx, जिसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल आएगा v इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। जिसको मैं लैग्रांजियन में रखूंगा तो मेरे पास फाइनली लैग्रांजियन आएगा मेरे पास L इक्वल्स टू हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब लैग्रांजियन मुझे पता चल गया। अब इस लैग्रांजियन को हमें रखना है ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन। इस केस में हमारी ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन होगी डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 0, जिसमें जब मैंने L रखा तो मेरे पास आएगा डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगी एम एक्स डबल डॉट माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर एम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0, जिसको रीअरेंज करने के बाद मैं देख सकता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस के ओवर एम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। और अगर ये तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन देखी जैसी नहीं लग रही है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है x, एक ऐसा फंक्शन जिसको तुम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वही फंक्शन तुम्हें वापस मिल रहा है एंड विद सम कांस्टेंट, और तुम पहचान नहीं पा रहे हो फंक्शन कौन सा है। तो इट इज अ साइन फंक्शन या फिर एक कोसाइन फंक्शन या फिर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद द एक्सपोनेंट ऑफ i रूट k by m। एंड वी ऑल नो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ कोसाइन फंक्शन या एक साइन फंक्शन, और वही हमारा आंसर आया है। और इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो हम बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल स्टेट की मदद से निकाल सकते हैं कि मेरे को इनिशियल स्टेट पता है, मैं उसको लिखूंगा और उसकी मदद से मेरे को a की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर मेरे पास फाइनल आंसर आएगा x इक्वल्स a cos ओमेगा t, जहाँ ओमेगा होगा रूट k by m। एंड वी सॉल्व द सिस्टम यूजिंग लैग्रांज मैकेनिक्स। इसी तरीके से हम 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी पता लगा। 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में सेम काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, बट इस केस में v स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। एज हमारे पास x वेलोसिटी और y वेलोसिटी दोनों होगी तो हमारे पास जो पहला टर्म आएगा वो होगा L इक्वल्स हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m y डॉट का स्क्वायर। देन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की बात आई। पोटेंशियल एनर्जी केस में हमारे पास होगा F प्रोपोर्शनल टू R, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑसिलेटिंग पॉइंट। उस केस में हमारे R की वैल्यू में पता है x प्लस y के बराबर होगी। हमारा पोटेंशियल आता है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर, जिसको जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास फाइनली आता है L इक्वल्स हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। अब मुझे लैग्रांजियन पता चल गया। अब बारी है ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करने। अब देखो ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन एक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पता चलता है ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन इस केस में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 होंगी, 1 फॉर x 1 फॉर y। तो मतलब कि हमारी पहली ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन बनेगी डी बाई डी टी ऑफ
partial derivative of L with respect to x dot minus partial derivative of L with respect to x equals to 0. और दूसरी हमारी बनेगी d by dt of partial derivative of L with respect to y dot minus partial derivative of L with respect to y equals to 0. और अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. एक इक्वेशन से हमें x का इवोल्यूशन मिलेगा टाइम के साथ, दूसरे केस में हमें y का इवोल्यूशन मिलेगा टाइम के साथ, जिनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फाइनली x और y की वैल्यू मिल जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, which again will be cosine plus sine function. So here is the solution. Finally तुमने दो सिस्टम को सॉल्व कर दिया है ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन की मदद से, एंड तुम्हें आ गया है Lagrange mechanics. Most of it. There are many things. So bye bye.